हमारा अगला काम है वो एस फिजिक्स 9702 और आज हम देखेंगे scalars and vectors and we'll try to solve few questions of scalars and vectors as well. देखें, सबसे पहले स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं आपसे कि जी व्हाट इज स्केलर, तो आप मुझे ये कहेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटीज we have magnitude and unit, सिर्फ दो चीजें हों and they do not need any sort of direction, मतलब जरूरत ही नहीं है डायरेक्शन की। उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप कुछ एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, these are the few examples of scalars। ठीक है जी, यानी स्केलर के लिए आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ ये हैं। क्या ये बात समझ में आती है? आगे बढ़े। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है नंबर, ठीक है। 10 किलोग्राम, तो इसमें 10 क्या मैग्नीट्यूड, यूनिट भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जो बगैर डायरेक्शन आपको समझ ही नहीं आ सकती, आप उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपके सामने बैठी हुई जो टेबल है, रखी हुई जो टेबल है, मैं उसको घसीटता हूं और आपसे पूछता हूं कि भाई बताएं मैं क्या कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ, यानी कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोई ना कोई एक एंगल को आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज फोर्स एक्सप्लेन नहीं होती। क्या ये बात समझ में आती है? अब जो वेक्टर की एग्जांपल्स हैं वो है वेट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं वेट की। क्या यहां तक सबको समझ आता है? तो काइंडली थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। हादी, निदा, क्लियर है? ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं अपना अगला टास्क। हमारा अगला टास्क है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए, वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक है आपके पास रिटन। रिटन क्या होगा भाई? उसके ऊपर एरो बना हुआ होगा, उसके ऊपर कैप लगा हुआ होगा और वो बोल्ड होगा। ये हमारी बुक्स के अंदर है। अगर रिटन आप देखना चाहते हैं तो या तो उसके ऊपर एरो होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली एनालॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, या तो उसके ऊपर हाफ एरो होगा,
या वो बोल्ड होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। नॉर्मल जो क्वांटिटी होगी अगर वो बोल्ड नहीं है तो दिस मीन्स के वो स्केलर की बात कर रहा है। क्लियर ये बात? अच्छा, अब अगर हम ग्राफिकल की बात करें तो ग्राफिकल में एक अदद एरो होगा और इस एरो की जो लेंथ होगी या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। कोई मसला? हादी निदा तकी। डन। आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं आगे। हम बात करने जा रहे हैं जो अगला पैरामीटर है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से डिटेल अभी डिस्कशन थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अगर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करें तो पहला जो टर्म डिस्कस होगी वो होगी एडिशन। हम अभी जो एडिशन करने जा रहे हैं ये ग्राफिकल है। ठीक है जी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वेक्टर ए है, इसकी लेंथ है लेट सपोज 6 सेंटीमीटर। वेक्टर बी है, इसकी लेंथ है लेट सपोज 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे इसको ऐड करके दे दें। तो जब आप ओ लेवल्स में थे तो आपको हेड टू टेल रूल मेथड पढ़ाया गया था, और हेड टू टेल रूल मेथड में आपको क्या बताया गया था कि भाई आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, फिर आप छोटा सा एक नॉर्मल बनाएंगे, दूसरा वेक्टर आप एज पर द स्केल बनाएंगे सच दैट कि उसकी टेल पहले के हेड पे हो। क्या ये बात समझ में आती है? ये मैं ओ लेवल्स पढ़ा रहा हूँ, अभी एएस में नहीं आया हम। ये जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस होगा, ये रिजल्टेंट होगा। कोई मसला? अब ये जो रिजल्टेंट है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई मसला है यहां तक? हादी निदा तकी कोई प्रॉब्लम? ये सिंपल ओ लेवल्स था। लेकिन अब अगर हम जो अब एएस में आते हैं, अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की तो वेक्टर सीधी तरह सब्ट्रैक्ट नहीं होते। यानी अगर मैं कहूं आपसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करके दें, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपको क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है? आप करेंगे वेक्टर ए में प्लस, और से देखिएगा माइनस ऑफ बी। अब सरफाद ये माइनस का मतलब क्या है? फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज। मैथ्स में माइनस का जो भी मतलब हो, फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज होगी। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यही दो वेक्टर्स मैं उठाता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे इनको माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे? अब जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या होगी? वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी किसका होगा? वेक्टर ए एज इट इज प्लॉट होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिएगा, वेक्टर बी किधर जा रहा था? फॉरवर्ड ऐसे ऊपर जा रहा था ना। अब वेक्टर बी 180 डिग्री शिफ्ट पे नीचे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? कोई चेंज नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में, कोई चेंज नहीं आएगा उसकी डायरेक्शन में, सिर्फ वो उल्टी हो जाएगी 180 डिग्री पे। क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लीजिए, जो मैग्नीट्यूड 10 वो 10 ही रहेगा, वो 10 चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, अगर ये ऊपर जा रहा था तो अब नीचे आ जाएगा। हमारे केस में ये डायगनल अप था, ये क्या हो जाएगा? डायगनल डाउन। हादी ये बात समझ में आती है? तो अब आपने क्या करा, वेक्टर बी जो था वो ऐसे बना दिया,
कितना बनाया 10 सेंटीमीटर। तो अब ये वाली जो लाइन थी ये रिजल्टेंट है, और ये रिजल्टेंट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी विच इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर ए माइनस बी। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहां ये बात बताना भी जरूरी है कि बहुत सारे पास पेपर सवालात में पेपर में ज्यादातर वो जब ये वेक्टर एरो ऐसे था ना तो एरो ऊपर था, वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ का एरो भी ऐसे ही बनाएगा, पलट देगा, एरो चेंज नहीं करेगा, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। उसने डिस्प्लेस तो कर दिया ना, वो वेक्टर अगर एरो शो चेंज ना भी करे यानी ऐसे शो ना भी करे तो मसला नहीं है, चेंज तो कर दिया उसने, पीछे तो ले आया वो। क्या ये बात समझ में आती है? हादी, निदा, तकी। डन। आगे बढ़े। अच्छा जी, अगला अभी इसके क्वेश्चंस भी कराता हूं, साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस भी ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगला है जी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये टॉपिक प्योरली ए लेवल्स का है। देखें, ये मेरा एक ग्राफ है, ये मेरा एक वेक्टर है। लेट सपोज मैं वेक्टर कहता हूं वेक्टर एफ, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका एंगल थीटा है। अब इसको देखने से मुझे ये समझ आ रहा है कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंगली होगा, और एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट जो बेस पे होगा यानी एक्स हॉरिजॉन्टल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यानी एक वेक्टर का कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक वेक्टर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? जो वर्टिकल होगा हम उसे कहेंगे वाई कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल होगा हम उसे कहेंगे एक्स कंपोनेंट। क्या ये बात समझ में आती है? हादी, ओके। अब in order to find this missing term fy and fx we use trigonometric relation। वो आपने ओ लेवल्स में पढ़े हैं सोकट हुआ करके। तो दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। लेट्स फाइंड दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि सोकाटुआ में कॉस थीटा वो फंक्शन होता था, कॉस थीटा वो फंक्शन होता था जिसमें एफ ऑफ एक्स यानी बेस और हाइपोटेन्यूस आता था। क्या ये बात याद होती है आपको? क्लियर है जी? ये तकी, निदा, हादी, यानी कि सिर्फ सोकट हुआ जो रिलेशन था उसमें से कॉस फंक्शन डील करता था इन दो चीजों को। तो आपने कॉस फंक्शन, अब मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स, एफ यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर है वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। क्या ये बात समझ में आती है जी?
हाँ जी तकी। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी वही है, बेसिक चीज कोई चेंज नहीं कर रहे आप। बेसिक वर्किंग वही है, बेसिक मेथडोलॉजी करता था वो होता था आपके पास साइन फंक्शन सीधा सीधा सा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एफ। कैसे, साइन फंक्शन क्या होता था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब इधर देखो गौर से सुनो, थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होगा, याद रखना। किसी भी ओरिएंटेशन में सवाल आ जाए, जिस जगह के साथ थीटा है उसके साथ वाला हमेशा बेस होता है, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या ये बात याद रहेगी? जनेरा आप क्रेडो से हैं या क्या आपकी फर्स्ट क्लास है, जरा मुझे बताइएगा जरा बेटा। जनेरा बेटा मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। इधर देखें, दोबारा सुन लीजिए, आपके पास थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और जो बचा वो हाइपोटेन्यूज। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर जी? दोबारा सुन लीजिए ताकि याद रहे, थीटा के साथ वाला बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बचा वो हाइपोटेन्यूज। क्लियर बात? अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अब मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो सिर्फ साइन फंक्शन वो फंक्शन था आउट ऑफ द थ्री सोकर्ट हुआ में जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज था। तो मुझे एफ ऑफ वाई चाहिए, तो एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। कोई मसला है यहां तक? हादी निदा तकी हिना बेटा बताएं क्लियर है या नहीं? ओके बेटा। मेरी आवाज इतनी लैग कर रही है जितनी देर बाद आई? बताओ क्लियर है? अच्छा अच्छा, ओके। अब बेटा अगला जो आपका सवाल है, अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आते हैं हम फाइंडिंग रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो पहले क्या किया करते थे, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। अब यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, गौर से सुनो, मैं चार्ट बना रहा हूं ताकि आपको ये चार्ट याद रहे। एक है आपके पास न्यूमेरिकल मेथड, फॉर्मूला मेथड। दूसरा है आपके पास ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड के अंदर दो कंडीशंस थी जो आज पढ़ाई जा रही हैं, आज से पहले आपको नहीं पढ़ाई गई, ओ लेवल्स में आपने नहीं पढ़ी। वो क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है
यानी आसान जबान में वो परपेंडिकुलर हैं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पहले तो आप हर जगह पाइथागोरस लगा दिया करते थे ना, अब ऐसा नहीं है। और अगर आपका थीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, अभी इसकी एग्जांपल्स कराऊंगा, परेशान नहीं हो। तो अब यहां पर ओ लेवल मैथ्स का एक मेथड था, रिजल्टेंट के लिए आप कोसाइन रूल यूज करते थे। पता नहीं, शायद ओ लेवल मैथ्स में कराते हैं, पता नहीं कहाँ कराते हैं, मुझे नहीं पता, मैथ्स का मुझे आइडिया नहीं है, मैं फिजिक्स पढ़ा लूं बड़ी बात है। ग्राफिकल में दो तरीके हैं, एक है हेड टू टेल रूल, ये ओ लेवल्स में कराया गया, अभी भी आपकी प्रैक्टिस हुई। और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ। यहां तक बताइए ये चार्ट समझ में आता है या नहीं? हिना, तकी, निदा, हादी, क्लियर है या नहीं? जुनैरा, ओके, थम्स अप कर दिया करो, टाइप करने की जरूरत नहीं। अब आए जरा इन केसेस को देखते हैं भाई। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो आपकी जो डायग्राम होगी उसकी शक्ल कैसे होगी? अभी कुछ दिनों में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे विच विल बी नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स का पार्ट है। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये देगा वो, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये देगा वो, और आपसे ये कहेगा कि इसका रिजल्टेंट निकाल के दो। अब अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? देख लो भाई, सरफात भी गलत हो सकते हैं, इंसान के बच्चे, कोई भी टीचर अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता कि वो उससे अच्छा टीचर कोई नहीं है। बताएं यहां तक क्लियर है? 90 डिग्री बन रहा है, थम्स अप कर दो भाई। ठीक है, तो अब अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, विच इज फोर्स 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स 2 का स्क्वायर। क्या ये बात याद रहेगी? और अगर मैं हाथ के हाथ एंगल में निकलवा देते हैं, अगर एंगल की बात करें, वो कहे कि रिजल्टेंट एंगल निकालें, तो आप यूज करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स। आपको तो थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट वी वाई ओवर वी एक्स। ये पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। क्या ये बात समझ में आती है जी आपके? If it is clear, let me know बेटा। डन, आगे बढ़ते हैं। ये तो था बच्चों वाला सवाल, जब एंगल 90 डिग्री आ जाए, नहीं आए फिर क्या करें? बैठ जाए, खाली दे दे पेपर, ऐसा तो नहीं है। अगर थीटा 90 के बराबर ना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये 110 न्यूटन, ये है 50 न्यूटन।
मैं एग्जाम्पल के तौर पे एंगल दे देता हूं आपको 110 डिग्रीज, ठीक है जी। अब 90 तो नहीं है ना ये, तो अब आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट बराबर होगा फोर्स 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स 2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? ये कौन सा रूल है, क्या नाम है, क्यों लगाया? क्योंकि ये एंगल 90 नहीं था। थम्स अप करें इफ दिस इज क्लियर। डन। हादी, निदा, तकी, जुनैरा, बताओ भाई, सो गए क्या? हाँ सही है, थम्स अप करना। मैंने म्यूट किया बस, सॉरी भूल गया था मैं। अब अगर एंगल निकालना है तो आप, बहुत मशहूर है जी साइन रूल, वो यूज करेंगे। क्या यहां पर बात समझ में आती है? थम्स अप करें इफ दिस इज क्लियर। क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस। जुनैरा, तकी, निदा, हादी। आते हैं जी क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आ गया जी आपके पास। वो कह रहा है द डायग्राम शोज टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई। दो वेक्टर्स हैं जी, एक्स और वाई। वो कह रहा है वेक्टर एक्स माइनस वाई किस में हो रहा है, जरा शो करके दिखाएं। अब आपको मैंने क्या कहा था कि वेक्टर ए, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक्स माइनस वाई पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, ये एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई होगा, ऐसे ही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, गौर से देखें। पहले आप फर्स्ट वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर एक्स, क्लियर। फिर बनेगा वेक्टर वाई, आगे की बजाय पीछे, और ये रिजल्टेंट होगा। अब इस रिजल्टेंट में एरो किधर आता है, जो लास्ट वेक्टर ड्रॉ किया यानी वाई, उसकी तरफ। तो आपके पास कौन सा आंसर सही आया, बी। और से देखें किस तरीके से, पहले वेक्टर एक्स बना, इसको पहले ही बनना था बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट वेक्टर। वेक्टर वाई आगे बनना था, लेकिन माइनस वाई की वजह से वो पीछे आ गया। कोई मसला? थम्स अप करें इफ दिस इज क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूं। हादी, निदा, तकी, जुनैरा। निदा रह गई है, जल्दी निदा। ओके, अब ये वाला जो एरो है ये रिजल्टेंट है, और आपको ओ लेवल्स के टीचर ने बताया कि रिजल्टेंट का एरो हमेशा आखिरी बनाए गए वेक्टर की तरफ होता है। तो आखिरी कौन सा बनाया था आपने, वाई, एक्स तो नहीं बनाया ना, तो एक्स की तरफ एरो नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आती है?
टाइप करके दें मुझे, इफ दिस इज क्लियर। जुनैरा को समझ में नहीं आई, दोबारा सुने। वेक्टर एक्स सबसे पहले, फिर वाई आगे बनना था, लेकिन अब वाई जुनैरा पीछे आ जाएगा, और जो रिजल्टेंट है वो ये दो है। अब रिजल्टेंट का एरो हमेशा आखिरी बनाए गए वेक्टर की तरफ होता है। अब क्लियर है बेटा? हादी तुम्हारा जो भी नया, आ जाए जी आगे। मुझे ये जरा सॉल्व करके दें। वेक्टर का ये वाला सवाल। डन। कैसे किया तकी भाई? जुनैरा, हादी, निदा, जल्दी करो बेटा। बिल्कुल। चले अभी इस पे आते हैं। अब ये सवाल आया है, गौर से सुने। वो आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर फोर्स है 5 न्यूटन की, गौर से सुनो, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट है 3 न्यूटन। वो कह रहा है आपसे एक्स कंपोनेंट क्या है निकालो। सवाल समझ में आया? देखो उसने क्या कहा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, उसका जो वाई कंपोनेंट है वो 3 है, आपसे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मांग रहा है। बताएं कैसे करेंगे? बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये। देखो इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है जुनैरा, यस या नो? जुनैरा, निदा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे कंफ्यूज कर देते हो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है 3, आपसे ये कह रहा है एक्स कंपोनेंट कितना होगा ये बताएं। तो भाई इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है, तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब ये आ गया मेरे पास 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी की सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जुनैरा, तकी, निदा, हादी बताओ बेटा। आंसर दो, जल्दी करो। ईशल इधर आओ, ईशल इधर आओ बेटा। क्या ये बात समझ आई? करके दिखा दें एक दफा, बाकी टाइम्स फिर मेथड कॉपी कर लेंगे। हाँ मैं मुझसे करा लो सब। भाई देखो स्क्वायर, अंडर रूट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? स्क्वायर होता है। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी x इज इक्वल टू 4। समझ में आई? तकी, निदा, जुनैरा, हादी। जुनैरा रिप्लाई का वेट कर रहा हूं बेटा मैं। जुनैरा आपका नया ट्रांसफर हुआ है क्या मेरे सेक्शन में? मेरे पास तो कुछ जुनैरा नाम की बच्ची नहीं है। अब आए आगे। मैट्रिक वाली बहन, मैंने कल खाया क्या? मुझे वो याद नहीं होगा, मैट्रिक वाली कैसे याद होगा? आप अपना रियल नेम लिख आ जाए। ये वाला सवाल सॉल्व करके दें सब जल्दी से, खुद से मैं नहीं करा रहा भाई। इतने हलवे सवाल मुश्किल वाले कराने थे, तुम लोग हलवे पटकाए हुए मुझे। जल्दी करें। अब देखें, जो कंपोनेंट 20 है, हमारा बच्चा जल्दबाजी में इसको 20 को वेक्टर समझेगा, ये गलत करेगा। एंगल कितना है? 30। वो कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। तो अब गौर से सुनो इसको करने का। देखो पेपर 1 है ना, पेपर 1 में आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको शॉर्ट करना है। दो तरीके हैं, दोनों सुनना समझना। पहला है क्विक मेथड जो पेपर 1 डिजर्व करता है। पानी कहां से आ गया? आपने कहा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वेक्टर का y ओवर वेक्टर x। 30 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स vy ओवर 20। इसको सिंपल बताओ, 10 आ रहा है? आंसर बताओ बेटा। जनेरा तुम्हें समझ आया बेटा? तो आंसर बी आ रहा है सबका। मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बाद में मेरे पीछे लग जाना सर बाद आपने कैलकुलेशन देख के नहीं की। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है भाई। 11.5 आ रहा है तो बस पे सी होगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बाद में यूट्यूब पे जब ये लेक्चर आएगा तब भी नीचे कमेंट आ रहे होंगे सर गलत किया है। भाई कैलकुलेटर नहीं है यार। ठीक है, कर लेना तुम लोग। अब आते हैं आगे। वो कह रहा है कि वेक्टर एक v है जिसका एंगल थीटा है। अब वो कह रहा है ये थीटा 0 से 90 तक बढ़ा रहे हो, बताओ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का चेंज क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? ठीक है जी, सवाल समझ आ रहा है? वो कह रहा है वेक्टर v है और ये थीटा है, थीटा को तुम 0 से 90 तक ले जा रहे हो, x और y कंपोनेंट्स के साथ क्या होगा ये बताएं। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है। यहां मैं कॉस का बना रहा हूं, यहां साइन का बना रहा हूं। आप लोग मुझे वैल्यूज बताएंगे। मेरे ऊपर से अच्छा ठीक है, देखें कॉस 0 हाँ, कॉस 0, कॉस 15, कॉस 30, कॉस 45 और कॉस 90 ये निकालो। सिमिलरली साइन 0, साइन 15, साइन 30, साइन 45,
साइन 90 निकालो, ये करो और इसका आंसर स्क्रीनशॉट लो। मैं 1 मिनट आ रहा हूं जरा।
अच्छा जी, ये बताएं, ये वाला सवाल हो गया था आपसे? कोई ऐसा जिससे ये सवाल ना हुआ हो? निदा, तकी, जुनैरा, बताएं भाई। डन। क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या फैक्टर आ रहा है? बताएं। कुछ भी नहीं करना निदा, बस एंगल्स के अकॉर्डिंगली साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। करें और फिर मुझे आंसर व्हाट्सएप करें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आई होप समझ आया होगा। निदा, तकी, जुनैरा, इज दिस क्लियर? डन। ओके जी, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।